निश्चित तौर पे क्वेश्चन आएगा। आज का क्लास करने का मतलब मिनिमम 5 नंबर का तैयारी हो, इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये सेमीकंडक्टर जो है इसके बारे में समझने से पहले हम लोग समझते हैं पहले से, ये केमिस्ट्री में आपको बताया गया होगा कि तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन है, तो सॉरी सिंगल एटम वाला कोई भी मटेरियल ले लेते हैं। जैसे हमने सोडियम ले लिया है ना, और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 है ना। अगर इसका एक एटम है ना, और सिंगल एटम के लिए बात करें, सोडियम के एक सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, तो सिंगल एटम के लिए बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है 1s2 2s2 2p6 3s1 है ना, ऐसे ही लिखते हैं। और हम मॉडर्न में ही पढ़ेंगे कि इसका एनर्जी स्टेट लिखा जाता है ना। नील बोर ने जो बताया था एनर्जी स्टेट के बारे में समझाया था हमें कि हम लोग इसका एनर्जी स्टेट कैसे बनाते हैं। ये है इसका पहला, जिसको हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका ग्राउंड स्टेट है। उसी तरीके से अगर आप इसका और भी नाम अगर ऐसे देते हैं तो ये 1s है और ग्राउंड स्टेट भी है। उसी तरह से इसका ये 2s हो जाएगा, या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट भी इसको बोलेंगे है ना। क्या बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सॉरी इसको हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहली बार कोई भी इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होगा तो वहां पहुंचेगा, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा जिसको हम बोलेंगे क्या 2p है ना। उसके बाद हमारे पास आएगा इसको हम बोलेंगे 3s है ना, यही होगा ना इसके अंदर 1s 2s 2p 3s। तो ये तो सिंगल एलिमेंट के सिंगल एटम के लिए जब बनाते हैं ना एनर्जी लेवल, तो इस तरह से बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है ना कि फॉर ए सिंगल एटम एनर्जी लेवल इस तरह से डिफाइन किया जाता है। आपको पता होगा कि यहाँ का एनर्जी कितना होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ का पूछा जाए तो किसी को याद है यहाँ का एनर्जी कितना होता है? सेकंड वाले फर्स्ट वाला जो है उसका एनर्जी कितना होगा -1.5, ऐसा लिखते हैं ना, -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। ये अलग अलग जो स्टेट है उसका एनर्जी लिखा हुआ है। उसी तरह से थर्ड वाला लिखा जाएगा तो बोलो, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये 3.4 लिखना है। ये हुआ हमारा 3.4 है ना, और उसी तरह से ये हुआ हमारा 1.54 माइनस का 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से इसका एनर्जी लेवल बनाया जाता है ना। एक एटम के लिए जब बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? अब सिंगल एटम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं इसको लैटिस के लिए या क्रिस्टल बोल दीजिए। अगर हम इसको क्रिस्टल के लिए पढ़ रहे हैं, अब ये क्रिस्टल लेंगे ना तो एक क्रिस्टल में कई सारे एटम्स होंगे, ये क्रिस्टल में कई सारे एटम्स होंगे। तो जो आपका ये जो एनर्जी लेवल लाइन से बना रहे थे ना, अब वो क्या होगा एक बैंड में बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं इसमें तो मैं बोल सकता हूं कि सोडियम एटम का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है तो 3s में। तो आप बोलोगे कि एक एनर्जी लेवल है जिसमें उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन लाई कर सकता है। लेकिन अब अगर हम लोग एक क्रिस्टल की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि एक रेंज है, उसमें उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन लाई करेगा, क्योंकि बहुत सारे एटम हैं तो बहुत सारे एटम होंगे तो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, और बहुत सारे न्यूक्लियस है तो आपस में उसके इंटरेक्शन की वजह से ये जो एनर्जी लेवल होता है वो फिर से बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है। ये एनर्जी लेवल क्या होगा, फिर से हम लोग इसको ये रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, और रीडिस्ट्रीब्यूट होकर जब इसको हम बनाएंगे तो अब की बार क्रिस्टल के लिए अगर हम सोडियम के लिए भी अभी भी क्रिस्टल है और सोडियम ही है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एटम्स है। तो अगर मैं अब इसके लिए बनाऊं तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो यहाँ लिखूंगा 1s, उसी तरह से यहाँ पे मैं लिखूंगा तो ऐसे बनेगा। ये समझ रहे हो ना, ये एक बैंड हो गया, ये 2s हो गया। उसी तरह से और हम ऊपर जाएंगे
तो ये हम बनाएंगे कौन सा 2p। उसी तरह से और ऊपर जाएंगे तो हम ये बनाएंगे कौन सा 3s। बात समझ में आ रही है ना? यानी कि अब क्या होगा, ये एक बैंड सा बन गया। जब जैसे हम पहले बोल रहे थे ना कि 3s वो एनर्जी लेवल है जहां 3s वो एनर्जी लेवल है जहां सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन लाई कर सकता है। लेकिन अगर क्रिस्टल के लिए बात किया जाएगा तो मैं बोलूंगा कि सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां लाई करेगा 3s बैंड में। अब उसको क्या बोला जाएगा, बैंड बोला जाएगा। तो अब आप देखें तो ये पूरी तरह से भरा हुआ था, ये पूरी तरह से भरा है, ये पूरी तरह से भरा है, ये पूरी तरह से भरा है। क्या इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना? अरे भाई साहब, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम बोलते हैं, या तो इसका नाम दिया जाएगा, क्योंकि दो होते हैं, आधा भरा हुआ है तो हम बोलेंगे कि हाफ फील्ड है। क्या है? हाफ फील्ड है। लेकिन जनरल नाम इसका दिया जाता है पार्शियल फील्ड। पार्शियली फील्ड मतलब आधा या आधा से कम, पूरी तरह से नहीं भरा होगा तो क्या नाम देंगे इसको? पार्शियली फील्ड। बात समझ में आ रही है? तो इसका इलेक्ट्रॉन कहां तक लाई कर रहा है? यहां तक लाई कर रहा है ना। और ये जहां तक लाई कर रहा है ना, इसको नाम दिया जाता है फर्मी एनर्जी लेवल। इसको क्या नाम दिया जाता है? फर्मी एनर्जी लेवल। दोबारा मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। देखिए क्या बोला मैंने पहले कि जो हम केमिस्ट्री में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम लोगों ने सिंगल एटम के लिए पढ़ा है कि सर अलग अलग। एक्चुअल में ये वाला जो हमें इस तरह से बनाते हैं, एक्चुअल में तो ऐसा होता है ना, ये आपका ऐसा होता है, ये जो है आपका ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ आपका न्यूक्लियस होता है। अरे समझ में आ रहा है ना? तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका 1s है, 2s है, 2p है, 3s है। ऐसे बनाते हैं किसके लिए? एक सिंगल एटम के लिए। लेकिन जब बात आप क्रिस्टल के लिए करेंगे तो बहुत सारे एटम्स होते हैं और बहुत सारे एटम्स के बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो इसका एनर्जी जो होता है वो फिर से डिफाइंड होता है, रीडिफाइंड होता है। और ये एनर्जी जो होता है वो एक रीजन में फैला हुआ होता है, एक क्षेत्र में ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और इस रीजन को हम एनर्जी बैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? इसको एनर्जी लेवल कहते हैं, उसको हम एनर्जी बैंड बोलते हैं। अब उस एनर्जी बैंड में जो आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन जहां लाई करता है वो वाला उसका वैलेंस सेल कहा जाता था। यहाँ पे इसका नाम होगा वैलेंस बैंड। क्या नाम होगा? वैलेंस बैंड। यहाँ एक और चीज नया डिफाइन होता है क्रिस्टल के लिए कि कंडक्शन बैंड। यहाँ पे एक और डिफाइन होगा। वो कंडक्शन बैंड क्या होता है? तो इस वैलेंस बैंड के ऊपर एक और बैंड होता है जहां पे अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए तो वो करंट को कंडक्ट करना शुरू कर देता है। उस बैंड को हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं। आखिरी इलेक्ट्रॉन जहां लाई कर रहा है वो है कंडक्शन वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के ऊपर, या आप बोल सकते हैं कि किसी भी मटेरियल का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जहां लाई करेगा वो क्या कहलाएगा? वैलेंस बैंड। और उस वैलेंस बैंड का जहां आखिरी इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है उससे ऊपर एक बैंड होता है, उसका नाम क्या है? कंडक्शन बैंड। बात समझ में आ रही है? तो हम अगर इसको बनाए तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? मैं इसको मिटा देता हूं और यहाँ पे आपको एक और बैंड बना के दिखाता हूँ। ये वाला एक और बैंड है यहाँ पे, मान लीजिए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पूरी तरह से खाली है और इसका नाम होता है आपका कंडक्शन बैंड। शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम क्या देते हैं? सीबी। समझ में आया? यानी कि एक है हमारा एटम और एक है हमारा लैटिस या क्रिस्टल। क्रिस्टल के लिए जब डिफाइन किया जाता है तो ये एनर्जी लेवल रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब मान लो कि इसमें बहुत सारे है ना, 1 लाख इलेक्ट्रॉन है, मान लो 1 लाख एटम है। अब 1 लाख एटम का आखिरी सेल का इलेक्ट्रॉन कहां लाई कर सकता है? तो इस क्षेत्र में लाई कर सकता है उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन, इस पूरे एरिया में लाई कर सकता है। तो इसलिए वो एनर्जी लेवल क्या हो गया? एनर्जी लेवल अब बैंड में बदल चुका है और उस बैंड में ही एनर्जी आखिरी इलेक्ट्रॉन, सारे 1 लाख इलेक्ट्रॉन जो है उनके सारे आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ लाई कर सकते हैं। तो इसको आप वैलेंस सेल ना बोल के अब क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड बोला जाएगा। और ये सर ऊपर में सीबी वाला क्या बोलेंगे? वो सीबी मैं बता दूंगा, अभी ये लिखा दूंगा मैं।
ठीक है ना। तो पहले लिखिए, उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ये देख लो, ये वही चैप्टर है ना जो अभी आप यहाँ से 12th खत्म करने के बाद से जब कॉलेज में जाते हो ना, तो सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला जो चैप्टर है वो यही है, सेमीकंडक्टर। क्योंकि बाकी सब तो बेकार है, हम जो पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो मैं बोलूंगा डायग्राम तब बनाना, अभी आप लिखो, जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे लिखते जाओ, और फिर डायग्राम जब बोलूंगा तब बना लेना। लिखो आप, हेडिंग उसमें बना लो, एनर्जी बैंड। ये लिख लेते हैं, वो लिखवा दूंगा ना मैं बोलूंगा तब लिख लेना। लिखो एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड। इसमें आप लिखिए कि इन ए सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन ए सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम, in a single free electron system comma there are well defined, in a single free electron system comma there are well defined energy level, there are well defined energy levels full stop, well defined energy levels फुल स्टॉप, ठीक है। और उसके बाद ये बना लीजिए, ठीक है ना, लिख दीजिए फॉर सिंगल एटम, और इधर वाला ये बना लीजिए। कौन सा सर? सिर्फ ये साइड वाला, ये वाला जो पहली बार मैंने बनाया था, ऊपर लिख दीजिए फॉर सिंगल एटम सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के, और ये वाला लिख दीजिए वहां पे। एकदम अनजान थोड़ी हैं आप लोग, इसको देखा है ना यार, केमिस्ट्री में पढ़ा है, उसी को मैं सीधा सीधा बना रहा हूँ, क्या नया बना रहा हूँ। हाँ ये अलग बात है, ये नई बात पहली बार देख रहे हैं। अब उस पर भी आप ऐसे सोचोगे कि नहीं ये क्या है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी भाई। सर एनर्जी लेवल जो भी पूछता है क्या, मतलब किस? हाँ वो मैं बता दूंगा, अभी आप बस लिख लीजिए, उसके लिए फॉर्मूला है, या हम याद भी रखते हैं। उधर वाला ही खाली लिखना है, हो गया। जल्दी जल्दी बनाइए, कोई ज्यादा टाइम मत लीजिए इसके लिए, ज्यादा टाइम लेना चाहिए। लेकिन उसके नीचे लिखें, उसके जस्ट नीचे लिखें कि बट इन क्रिस्टल, बट इन क्रिस्टल, बट इन क्रिस्टल, but in crystal there are well defined energy, but there in a crystal there are many atoms, there are many atoms, there are many atoms, and each atom in the crystal, and each atom in a crystal, and each atom in a crystal is surrounded by, is surrounded by, and each atom in a crystal, in and in each atom in the crystal is surrounded by, surrounded by neighboring atoms, surrounded by neighboring atoms, atoms full stop. Due to this, due to this, due to this energy levels are modified, due to this energy levels are modified, energy levels are modified and convert into energy band, and convert into energy band,
एंड कन्वर्ट इनटू एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड होता है रेंज ऑफ एनर्जी, ब्रैकेट में लिख लीजिए एनर्जी बैंड क्या होता है, रेंज ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला डायग्राम उसके नीचे बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये अलग से यहाँ पे आ गया है, इसको ऊपर लिख लीजिएगा फॉर क्रिस्टल और ऐसे बनाइएगा। ठीक है, इसमें कुछ खूबी है, देखो पहला लेवल और आखिर उसके बाद वाले में ये गैप ज्यादा है, फिर ये गैप और कम हुआ, फिर ये और कम हुआ, फिर और कम होते जाता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके बीच का गैप कम होगा, लेकिन ये चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी, है ना। अगर आप ऐसा बना सकते हैं तो बनाइए, क्योंकि पहले ये पहला लेवल और दूसरे लेवल के बीच में एनर्जी का गैप ये ज्यादा होता है, लेकिन इसकी चौड़ाई मतलब ऊपर जाएंगे तो चौड़ाई बढ़ती जाएगी और गैप जो है वो कम होता जाएगा, उस हिसाब से बनाया गया। ठीक है, हो गया। बनाइए ना आपने। अब आप नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, वैलेंस बैंड कॉमा कंडक्शन बैंड एंड फर्मी एनर्जी लेवल। ये क्या होता है, इसके बारे में हम एक एक दो लाइन लिख लेंगे, बोर्ड में आएगा, एक एग्जाम में इस बार पूछ सकता है डायरेक्टली, तो उस तरीके से लिखिए। एक मिनट, हो गया। तो लिखें इसमें कि इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल is called valence electrons and shell containing them is called valence cell। ठीक है, ये तो जानते हो ना कि जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो सेल इसको कंटेन करता है उसी को वैलेंस सेल भी कहा जाता है। फुल स्टॉप के बाद पैराग्राफ चेंज लिखिए कि इन ए सॉलिड लैटिस
the topmost band in which electrons are present, the topmost band in which electrons are present is called valence band, ठीक है। यानी यहाँ पे यहीं तक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ी है। जो टॉपमोस्ट सेल है ना, किसी भी लैटिस का टॉपमोस्ट सेल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है, उसी को हम वैलेंस बैंड बोलेंगे, ठीक है। टॉप तो सीबी वाला है, मतलब कि तो इसमें इलेक्ट्रॉन लाई नहीं कर रहा है। जहां टॉपमोस्ट में जहां तक इलेक्ट्रॉन लाई करता है, उस बैंड को हम लोग वैलेंस बैंड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको रीड्रॉ कर दूं, यही दो ऊपर वाले को खाली, तो हमारे पास ये वाला था, है ना, और इसके ऊपर एक बैंड और लाई करता है, तो हम इसको बोल रहे हैं कंडक्शन बैंड। इसको क्या नाम दे रहे हैं? कंडक्शन बैंड, है ना। और इस वाले बैंड को नाम दे रहे हैं हम लोग वैलेंस बैंड, VB और CB, वैलेंस बैंड। और ये हाफ फील्ड है, इस पार्टिकुलर केस में ये हाफ फील्ड है, यानी इसका एनर्जी यहीं तक जा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां तक ही जाएगा, इससे ऊपर जाएगा क्या? इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो जहां तक इसका इलेक्ट्रॉन जाता है, किसी भी लैटिस के लिए इलेक्ट्रॉन जहां लास्ट लेवल तक जहां तक जाता है, इस लेवल को ही हम फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं। फिर से दोबारा समझो, वैलेंस बैंड कोई फर्मी लेवल नहीं, वैलेंस बैंड तो हमारा यहाँ तक है, लेकिन इसमें आधा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, मतलब दो होते हैं, एक भरा हुआ है, तो यहाँ तक नहीं होगा, आधा तक होगा। तो जहां तक एनर्जी, जहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंच सकता है वैलेंस सेल के, वैलेंस बैंड के, उस लेवल को ही हम फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल। तो नीचे आप लिख लीजिए फर्मी एनर्जी लेवल के बारे में कि द टॉपमोस्ट एनर्जी ऑफ द 3s बैंड, द टॉपमोस्ट एनर्जी ऑफ द 3s बैंड, द टॉपमोस्ट एनर्जी ऑफ द 3s बैंड, 3s बैंड which is filled with electrons, is called Fermi energy level, क्या मीनिंग है सर? अब देखो, टॉपमोस्ट बोल रहा है, वैलेंस बैंड का टॉपमोस्ट तो ये है ना, ये है ना टॉपमोस्ट। इसको हम किसी भी सेल के लिए ये हाई एनर्जी स्टेट है और ये क्या है? लो एनर्जी स्टेट है, ठीक है। लेकिन यहां तक तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा, तो यहाँ एनर्जी लेवल यहीं तक है ना, यहाँ पे फर्मी लेवल ये नहीं दे देंगे, हम ये देंगे जहां तक इसका इलेक्ट्रॉन पहुंचता है। कई बार हो सकता है कि यहां तक पहुंचे तो उस बार फर्मी एनर्जी लेवल वही हो जाएगा, लेकिन इस पार्टिकुलर केस में फर्मी एनर्जी लेवल कहां तक है? ये बीच वाला। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसके बाद लिखिए, स्टार बना लीजिए। कई सारे बुक्स में ये लिखा हुआ होगा, स्टार बना के लिख लीजिए कि फर्मी एनर्जी लेवल is defined only at zero Kelvin temperature, है ना, वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे डिफाइन किया जाता है, ठीक है।
अब अगला लिखिए, किसके बारे में हमको लिखना है? कंडक्शन बैंड के बारे में। तो लिखिए कि द लोएस्ट, लिखें कि द लोएस्ट अनफील्ड एनर्जी बैंड, द लोएस्ट अनफील्ड एनर्जी बैंड, the lowest unfilled energy band present, the lowest unfilled energy band present just above valence band, present just above valence band, just above valence band is called conduction band, is called conduction band, is called conduction band। यानी कि जो आपका लोएस्ट अनफील्ड एनर्जी बैंड है, जो कि वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? कंडक्शन बैंड कहलाता है। ठीक है, नीचे आप एक चीज और लिख लीजिए, इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। लिख लीजिए ये क्या होता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, लिख लें इसके बारे में, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, या फर्मी एनर्जी गैप भी बोलते हैं इसको, फर्मी एनर्जी गैप लिख लीजिए। ठीक है, लिखें आप कि इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन, इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन, इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। यह वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप है, क्योंकि एनर्जी का लेवल होता है, तो दोनों के बीच का जितना एनर्जी का गैप रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा Eg से। आप लिख सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा Eg, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा Eg। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, जानते हो कैसे पूछेगा? व्हाट इज सेमीकंडक्टर, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, डिफाइन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, है ना? तो ये लिखना है जो मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है ना, अभी लिखो आप। नेक्स्ट आपका हेडिंग है बैंड स्ट्रक्चर ऑफ, लिखें आप बैंड स्ट्रक्चर, बैंड स्ट्रक्चर, बैंड स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर, बैंड स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर, बैंड स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर, बैंड स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के लिए बैंड स्ट्रक्चर कैसा बनता है वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखिए कि कंडक्टर्स आर सब्सटेंस इन विच, कंडक्टर्स आर सब्सटेंस इन विच, conductors are substance in which valence electrons are exist, in which valence electrons are exist, valence electrons are exist in conduction band। मतलब क्या है देखें यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ठीक है, ये हमारा क्या है कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड है VB। और मान लो कि कोई इसी का जब कंडक्शन बैंड हमने बनाया, इसी का जब हमने कंडक्शन बैंड बनाया तो कंडक्शन बैंड इसका ऐसा बन गया,
ये इसका कंडक्शन बैंड है। तो देख रहे हो ये रीजन जो है ये दोनों में ओवरलैप हो गया, यानी इसका जो वैलेंस बैंड है वो कंडक्शन बैंड में चला गया है। तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होंगे या वैलेंस बैंड में होंगे वही कंडक्शन बैंड में भी होंगे, तो आसानी से कंडक्ट करेंगे। इसी वजह से तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। या यूं कह सकते हैं कि जो पिछली बार हम लोग गैप बना रहे थे ना, ये बना रहे थे कंडक्शन बैंड और ये बना रहे थे वैलेंस बैंड, ठीक है। ये हमारा VB था और ये हमारा CV था। तो इसमें हम लोगों ने बोला कि ये एनर्जी का गैप है, यानी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया जाता है तो सबसे पहले भाग के कंडक्शन बैंड में जाता है। तो जितना एनर्जी गैप ज्यादा होगा उतना ही मुश्किल होगा या उतना ही ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भगाने के लिए, क्योंकि जब तक वो वैलेंस बैंड में नहीं जाएगा तब तक वो कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन किसी केस में मान के चलो कि दोनों ओवरलैप हो गए, इसका मतलब इसमें डेल्टा Eg का वैल्यू 0 हो गया, यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप का वैल्यू इसमें क्या है? 0 है। दोनों में है ही नहीं गैप, यानी जो इसके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है वही ओवरलैप कर गए और डेल्टा Eg का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है ना। किस केस में ये हो रहा है? कंडक्टर के केस में, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना? ये किसके केस में हो रहा है? कंडक्टर के केस में हो रहा है, ठीक है। उसी में नीचे लिख लीजिए एक पॉइंट बना के कि वी कैन ऑल्सो से दैट द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड को CB लिखा कीजिए, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड VB ओवरलैप है ना, इस केस में होता है। नेक्स्ट आप लिखिए बैंड स्ट्रक्चर इन इंसुलेटर। नेक्स्ट है आपका बैंड स्ट्रक्चर इन इंसुलेटर। सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? डायरेक्टली ये थ्योरेटिकल चैप्टर है ना, पूरी तरह से यही सब पूछेगा। सर वो देगा ड्रॉ द बैंड स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर, नहीं वो पूछेगा कि डिफाइन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो ये आपको लिख के आना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट लिखिए बैंड स्ट्रक्चर इन इंसुलेटर। बैंड स्ट्रक्चर इन इंसुलेटर, इसमें आप लिखिए कि when there is no overlapping between VB and CV, मतलब वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, then electrons cannot flow from VB to CB as CB exists, conduction band exists high above the Fermi energy level। from VB to CB as exist के बाद as CB exist high above the Fermi energy gap, ठीक है। यानी कि ये जो हम गैप बना रहे हैं ना, यहाँ हमने कंडक्शन बैंड बनाया था और ये हमारा मान लो कि वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड था और ये कंडक्शन बैंड है। अगर मान लो कि ये गैप बहुत ज्यादा हो जाए तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए ना किसी भी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। तो इस वजह से आसानी से इंसुलेटर में कंडक्ट आप नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि ये गैप काफी ज्यादा होता है और ये गैप कितना होता है? ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो नीचे आप ये स्ट्रक्चर भी बना लीजिएगा और नीचे लिख भी लीजिएगा कि पहले बना लीजिए ऊपर वाला स्ट्रक्चर।
बना लिया, नीचे स्टार बना के लिख लीजिए कि इफ डेल्टा इजी, वो लिखा है ना डेल्टा इजी ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्रेटर का सिंबल बना दीजिए मैथ वाला, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, then it is called insulator, then it is called insulator, then it is called insulator। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए बैंड स्ट्रक्चर इन सेमीकंडक्टर, बैंड स्ट्रक्चर इन सेमीकंडक्टर, बैंड स्ट्रक्चर इन सेमीकंडक्टर, बैंड स्ट्रक्चर इन सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें लिखिए कि द डेल्टा इजी, वो वाला सिंबल डेल्टा इजी, द डेल्टा इजी इन दिस केस इज वेरी स्मॉल, इन दिस केस द डेल्टा इजी इन दिस केस इज वेरी स्मॉल as CB is very close to Fermi energy level, as CB is very close to Fermi energy level। ठीक है, मतलब ये वाला बना लीजिए, ये वाला स्ट्रक्चर बना लीजिए, गैप बहुत कम है, ये लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो जब एनर्जी गैप आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहेगा तब वो मटेरियल सेमीकंडक्टर है ना। इससे सर इतना मतलब एनर्जी लेवल अगर इतना से कम रहेगा तो सेमीकंडक्टर रहेगा, और सेमीकंडक्टर के लिए इतना कम एनर्जी लेवल रहता है। इसके वजह से होता क्या है कि अगर रूम टेम्परेचर पे भी सेमीकंडक्टर को रखोगे ना तो थर्मल एजिटेशन के कारण, थर्मल जो हीट है उसके वजह से इसको एनर्जी मिल जाता है और वो जंप करके कंडक्शन बैंड में भाग जाता है। अभी हम लोग थोड़ी देर में ये चीज पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम को रखने से क्या हो जाता है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। हो गया, इसमें एक स्टार बना के लिख लीजिए इफ डेल्टा इजी लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ डेल्टा इजी लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ डेल्टा इजी लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, the valence electrons at room temperature, the valence electrons at room temperature, the valence electrons at room temperature gain energy by thermal agitation, AGITATION, thermal agitation and flows into CB, है ना। रूम टेम्परेचर पे भी रखते हैं तो ये कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। लेकिन ये रूम टेम्परेचर भी कम थोड़ी होता है, रूम टेम्परेचर भी हमारा कम नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी सेमीकंडक्टर को बहुत लो टेम्परेचर पे रखोगे तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इतना एनर्जी भी पार नहीं कर पाएगा अगर इसको हीट नहीं दिया जाए। तो स्टार बना के ये पॉइंट भी लिख लीजिए कि एट वेरी लो टेम्परेचर semiconductor behaves as insulator, सेमीकंडक्टर आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर। देखो ये अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बोलूं ना, सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। फॉर सिलिकॉन ये जो डेल्टा Eg होता है वो आपका होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, उसका कितना होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये सब वैल्यू याद कर रखना पड़ेगा क्या, 1-2 का ही तो है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम ही होता है।
तो लिख लें फॉर सिलिकॉन डेल्टा Eg स्टार बना के लिख लीजिएगा। Eg इज इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड thus it is easier to shift electrons from Vb to Cb, अब देखो मैं समझाता हूं इसको। जैसे ये है हमारा 1s, ठीक है, उसी तरीके से थोड़ा ये गैप है ना, और ये है हमारा मान के चलो कि 2s, ठीक है। उसी तरह से ये मान लो कि हमारा 2p है ना, ये वाला हमारा 2p है, और उसी तरह से मान लो कि ये वाला हमारा 3s है। क्या है? 3s है। किसी पार्टिकुलर केस में मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं किसी एलिमेंट के लिए नहीं बना रहा हूँ कि आप बोले कि ऐसा कैसे हो गया या वैसा कैसे हो गया। तो ये फुल्ली फील्ड है 2s, ठीक है, और 2p जो है वो हाफ फील्ड है मान के चलो। तो इसका मतलब ये हमारा कंडक्शन वैलेंस बैंड हो गया, और यहां से इससे जस्ट ऊपर जो अनफील्ड बैंड है वो कंडक्शन बैंड हो गया। ये हमारा कंडक्शन बैंड है। बात समझ में आ रही है? अब इस अगर ये सेमीकंडक्टर है तो जैसे इसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं ना, इसको जब रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है तो होता क्या है इसमें कि इसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको एनर्जी मिल जाता है। आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है तो इसको एनर्जी मिल जाता है। अब ये एनर्जी लेके इधर भाग जाता है, यहां से और एनर्जी लेके मान लो और भाग गया। समझना, यही सेमीकंडक्टर है, यही समझ लेना काम खत्म। ये है ऐसे निकल के भाग जाता है, ठीक है। तो भाग जाता है तो क्या करता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि 4 भाग जाएगा, किसमें भाग रहा है सर ये बता दीजिए। मैं नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि क्या करता है कि रूम टेम्परेचर मिलते ही इसको एनर्जी मिल जाती है और एनर्जी लेके ये कंडक्शन बैंड में भाग जाता है। और जब भागता है तो ये जो जगह होता है यहाँ पे ये होल क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट करता है? एक नया वर्ड इसमें सुनने को मिलेगा, होल। आप ऐसे समझ लीजिए होल एक तरह से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जैसे काम करते हैं। ये कैसे काम करते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के जैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे इस मटेरियल में रूम टेम्परेचर पे यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, यहाँ होल पहुंच गया। अब अगर आप इसके कंडक्शन बैंड के अक्रॉस पोटेंशियल लगा दीजिए, यहाँ अगर आप इसके कंडक्शन बैंड के अक्रॉस पोटेंशियल लगा दीजिए, ठीक है, यानी यहाँ प्लस लगा दीजिए और यहाँ माइनस लगा दीजिए, तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। और यहाँ पॉजिट्रॉन मान लो, पॉजिट्रॉन टाइप की कुछ चीज है, सॉरी प्रोटॉन टाइप की कुछ चीज है, तो वो इधर से इधर फ्लो करने लगेगा। इस वजह से यहाँ 2 करंट को जनरेट करने वाले 2 चीज बन गए, होल और दूसरा इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है सेमीकंडक्टर में। रूम टेम्परेचर पे ही रखा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, जहां से भागेगा वहां होल क्रिएट कर देगा। होल एक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज की तरह और इलेक्ट्रॉन एक्ट करता है नेगेटिव चार्ज की तरह। ये पहले से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ना उसके कंसंट्रेशन को हम लोग Ne से दिखाते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कितना है उसको हम Ne से दिखाएंगे और जो होल बनेगा उसको हम NH से दिखाएंगे। इसको होल्स कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये बना लीजिए और कुछ मैं लिखाता हूँ इसके नीचे लिख लीजिए। कुछ समझ में आया है आपको?
कि होल्स बन जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां एक होल बना के चले जाएंगे। होल एक्ट करता है पॉजिटिव के तरफ। अब यहाँ पे करंट को कंडक्ट करने वाले दो बन गए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, उसको लिख देना, वो होल्स हैं, एरो बना के उसको लिख दो कि होल्स उसको कहा जाता है ना। एरो बना के लिख दो, ये होल्स हैं और एक्ट करते हैं पॉजिटिव के तरह। ठीक है ना, होल्स हैं और एक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव की तरह। ठीक है, लिखिए आपने? नहीं सर। हो गया? नीचे से लिखे हम कि here we have two possibilities of conduction. Here we have two possibilities of conduction. Here we have two possibilities of conduction. यहाँ पे आप दो पॉसिबिलिटीज है कंडक्शन की। पहला इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड है ना, वो भी कंडक्शन करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड ना, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड यानी इलेक्ट्रॉन्स इन सीबी। पहला पॉसिबिलिटीज है इलेक्ट्रॉन्स इन सीबी और दूसरा है होल्स इन वीबी। यानी ये दोनों ही अब हमें कंडक्ट करते हुए दिखेंगे, होल्स इन वीबी। ठीक है ना, उसी में नीचे लिखिए दीज आर नोन एज चार्ज कैरियर। दीज आर नोन एज चार्ज कैरियर। दीज आर नोन एज चार्ज कैरियर। इसी को हम लोग चार्ज कैरियर बोलते हैं। ठीक है, स्टार बना के आप नीचे लिख सकते हैं कि विद increase in temperature, with increase in temperature, comma the conductivity of semiconductor, with increase in temperature, comma the conductivity of semiconductor, the conductivity of semiconductor increases, semiconductor increases due to thermal agitation, due to thermal agitation, due to thermal agitation, full stop। remember that the electrons and holes, remember that
electrons and hole are not current itself, but only act as negative and positive carrier of current, negative and positive carrier of current। ठीक है, अब देखो इसको देख के तुम्हें पता तो चल ही गया होगा ना कि अगर जितने इलेक्ट्रॉन निकल के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतने ही होल्स क्रिएट होंगे। अरे होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर किसी भी क्रिस्टल के लिए, जो कि क्रिस्टल एक न्यूट्रल है, तो जितने Ni होंगे उतने ही NH होंगे। सही बात है ना। तो स्टार बना के ये भी लिख लीजिए कि एज ए क्रिस्टल इज न्यूट्रल, Ne is equal to NH, है ना, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आया ना ये? हाँ सर। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइए टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। आज समाप्त हो जाएगा सर। कौन सा? सेमीकंडक्टर। हाँ, थोड़ा सा ही बचा है क्या? थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मैं बता रहा हूँ, इसमें से आएगा, पक्का आ जाएगा। ये 2-3-4 पेज जो भी लिख रहे हो ना, आ जाएगा इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो 2 तरह का सेमीकंडक्टर होता है। अब ये याद करना थोड़ी पड़ेगा, मैंने समझाया है। अगर समझ में आ गया तो याद नहीं करना पड़ेगा। ये 2 तरह के होते हैं। पहला जो होता है इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या इसको प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये दूसरा क्वेश्चन क्या तैयारी हो रहा है? ये पहला तो खत्म हो गया क्वेश्चन जो पूछा जाता है। ये दूसरा पूछ सकता है व्हाट इज सेमीकंडक्टर, डिफाइन इट्स टाइप। ठीक है ना। तो 2 तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको प्योर बोला जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको इम्प्योर बोल सकते हो या डोप्ड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? डोप। बात समझ में आ रही है ना? डोपिंग का नाम सुना है ना? खिलाड़ी डोपिंग में पकड़े जाते हैं। तो ये क्या करते हैं डोपिंग में? किसी चीज को इंजेक्ट करके अपने बॉडी में अपना एनर्जी एकाएक बहुत ज्यादा कर लेते हैं। ये ज्यादातर आपको एथलेटिक्स जो होते हैं ना, वो ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं, जो दौड़ते हैं। हुसैन बोल्ट जैसे लोग जो हैं वो क्या करेंगे? अपना इंजेक्ट कर लिया और 100 मीटर का रेस उन्होंने 8 सेकंड में दौड़ लिया। बात समझ में आ रही है ना? तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत एकाएक पड़ती है, तो डोपिंग का मामला आता है। तो यहाँ भी डोपिंग का मतलब वही है, कुछ मिलाना। प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ मिला देंगे तो उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे, और जिसमें नहीं मिलाया रहता है उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे, जिसमें मिला देंगे उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो पहला आप लिखिए नीचे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, लिखिए जल्दी से, नीचे हेडिंग बना लीजिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें आप लिख लीजिए कि these are pure semiconductor, these are pure semiconductor, these are pure semiconductor, these are pure semiconductor, and have low conductivity, and have low conductivity, and have low conductivity। सर यहाँ पे प्योर सेमीकंडक्टर है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगा सर? लो कंडक्टिविटी रहता है, बताऊंगा मैं कारण क्या है और कैसे बढ़ जाता है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगला लाइन इसी में लिखिए कि जनरली 4th ग्रुप एलिमेंट
जनरली फोर्थ ग्रुप एलिमेंट आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो आपके पीरियोडिक टेबल में फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ना, वही आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं, एग्जांपल में आपका हो सकता है सिलिकॉन, जिसका डेल्टा Eg अभी हमने लिखा था, कितना लिखा था भाई साहब, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से जर्मेनियम भी होता है ना, जर्मेनियम का डेल्टा Eg कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही दो सेमीकंडक्टर मोस्टली यूज होते हैं, सिलिकॉन का डेल्टा Eg 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसका 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो ये बार बार बनाना पड़ेगा, तो एक बार देख लो कि मैं बना कैसे रहा हूं। ठीक है ना, बहुत सारे लोग स्ट्रक्चर ही बनाने में दिक्कत होती है। आओ देख लो, 3 गोला इधर बनाया, 3 गोला इधर बनाया, है ना, और 3 गोला इधर बना दिया। ठीक है, अब क्या करो, सबको आपस में कनेक्ट कर दो ऐसे। सिलिकॉन जानते हो ना, एटॉमिक आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। पढ़े थे ना यार, केमिस्ट्री है ये। 4 होते हैं ना इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, तो चारों कैसे बनाता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है ये ऐसे। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड में बना रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा होगा। अब इसके बीच में लिख देते हैं सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है, 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 ये सिलिकॉन है ना, इस तरह से सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। ठीक है, इसके कितने वैलेंसी होती है, 4। ठीक है, तो ये कैसे पूरा कर रहा है, इधर ऐसे, समझ रहे हो ना, ये 4 वैलेंसी वाला हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर हम इसको हीट दे दें, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे तभी इसको हीट मिलना शुरू हो जाता है। जैसे इसको हीट मिलता है तो क्या होता है मैं दिखाता हूं। जैसे इसको हीट मिलेगा ना, इसको एनर्जी मिल गया, इधर देख लो। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो इसमें 4 बॉन्ड थे, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना, चारों अलग अलग से बगल वाले से कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। जैसे ही इसको हीट मिलता है तो इसका मान लो यहाँ कंडक्शन बैंड है, यहाँ क्या है, कंडक्शन बैंड है। ये बॉन्ड टूटता है और टूट के भाग के यहाँ चला जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जब भाग के जाएगा तो पीछे एक होल छोड़ के जाएगा। अभी हमने जो समझाया था आपको, उसी तरह से और हीट दिया तो दूसरी बार इसी से तोड़ दे कि किसी और से तोड़े, इसी से तोड़ने से फायदा है कि नुकसान है, नुकसान है। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो पॉजिटिव बढ़ेगा, तो अब तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। समझ रहे हो क्या, ये केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। अरे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ गया ना, अब फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है ना, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ चुका है। तो बगल वाले से किसी से तोड़ देते हैं। मान लो ये तोड़ दिया मैंने, फिर ये भाग के इधर चला गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में जाते रहते हैं। ठीक है, और पीछे क्या छोड़ते जाते हैं, होल छोड़ते चले जाते हैं। तो इस तरह का काम इसमें होता है। किसके केस में, सिलिकॉन के केस में। मतलब सिलिकॉन जो होता है ना, ऐसे तो स्टेबल है क्योंकि 4 वैलेंसी था और 4 कोवेलेंट बना के अपने आप को स्टेबल बना चुका है। पढ़े हो ना केमिस्ट्री में, स्टेबल और अनस्टेबल बोला जाता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 कोवेलेंट बना के अपना आराम से बैठा हुआ था। लेकिन जैसे इसको रूम टेम्परेचर पे लाया गया, इसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने लगा। अब ये इलेक्ट्रॉन टूट के भागने लगे। कहाँ भाग के चले गए, कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करना शुरू कर दिया। तो जितना
ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से टूटेगा उतना ही क्या करेगा, कंडक्शन सर ज्यादा होल्स बनाएगा, है ना। तो इस केस में, इस पार्टिकुलर केस में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे, यानी होल का कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन सेम होगा। और जो यहाँ करंट आएगा, क्योंकि होल भी करंट जनरेट करवा रहा है और इलेक्ट्रॉन भी, तो वो बराबर होगा IE इलेक्ट्रॉन के वजह से और IH के बराबर। जो नेट करंट इसमें आएगा वो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और करंट ड्यू टू होल के बराबर होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना? तो लिख लीजिए इसको। बुक में मिल जाएगी यार। अगर इसको ठीक से समझ लिए तो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर कहीं लिखा हुआ हो तो बेकार में व्हाट्सएप ग्रुप में इसका नोट्स भी डाल दीजिएगा। इसका नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा, और फिर वीडियो तो रहेगा ही। बोल रहे हैं इसका नोट्स जो है ना ग्रुप में डाल दीजिएगा, ताकि जो जो क्लास नहीं कर रहा उसको मिल जाएगा नोट्स भी, और वीडियो से समझ लेगा। बना लिए। देखो इस प्रोसेस को समझो कि क्या हो रहा है इस प्रोसेस में। जैसे यहाँ पे हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग के चला गया तो होल बन गया ना, जहाँ होल बन गया वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसको समझना है ठीक से। तो जैसे यहाँ होल की कमी होती है ना, या यहाँ होल की कमी होती है, तो इलेक्ट्रॉन देखता है कि भाई साहब यहाँ तो कमी है, ये जंप करके फिर यहाँ भाग आता है, और एनर्जी मिलने की वजह से कहीं और का टूट के फिर भाग जाता है ऊपर। जैसे ही भागता है तो कहीं और देखता है होल है, वो जंप करके इधर आ जाता है। यानी ये कंटिन्यूअस टूटना और रिकम्बाइन होना प्रोसेस चलता रहता है। समझ में आ रही है ना सर? कंडक्शन बैंक में जाने के बाद सर फिर ये इधर आ जाता है, ये फिर भाग के चला आता है, क्योंकि इसको निगेटिव है पॉजिटिव कहीं दिख जाता है, फटाक से अट्रैक्ट हो जाता है उसके तरफ। कंटिन्यूअसली प्रोसेस होते रहता है। प्रोसेस होते रहता है, ठीक है ना। तो ये आप लिख लीजिए इस बात को कि इट इज नॉट, और ये जरूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन जहां से भाग के गया है ना वहीं आके रिकम्बाइन करेगा, कहीं और भी रिकम्बाइन कर सकता है। तो लिख लीजिए इसी बात को मैं लिखवाना चाह रहा हूं कि इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट electrons are recombined, it is not necessary that electrons are recombined with the same hole, with the same hole, with the same hole
again with the same hole again which it create in first place है ना। पहली बार जो बनाया था वो जरूरी नहीं कि वहीं आकर ही कंबाइन करेगा। अगला पॉइंट इसी में लिखिए, एट ए गिवन टेम्परेचर due to continuous generation and recombination of electron hole pair the average concentration of electron hole pair remain constant. The average concentration of electron pair remain constant. Electron hole pair remain constant. ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ये रिकॉम्बाइन कर रहा है, जनरेट कर रहा है, लेकिन एवरेज को क्या कर रहा है? दोनों को बराबर कांस्टेंट रख रहा है। ठीक है ना, ये रिकॉम्बाइन और ये करके, लेकिन ये हमारे काम का था नहीं एक्चुअल में। ठीक है ना, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी वेरी लो होती है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं होता है। इस वजह से नया आया, लिखे नेक्स्ट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसी के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इम्प्योर सेमीकंडक्टर। खाली इम्प्योर लिख दीजिए, ये प्योर नहीं होता, इम्प्योर होता है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज डाला जाता है। लिखें आप पहला पॉइंट इसमें कि इन प्योर सेमीकंडक्टर at room temperature comma the free electrons and holes are very less in number कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है 10 के पावर 8 एटम में से। बहुत कम है ना यार। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो कि 1 from 10 to the power 8 atoms, 1 from 10 to the power 8 atoms, ये बहुत कम है। Thus conductivity of pure semiconductor is very low, ठीक है। इसलिए प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत ही कम होता है। अब अगला पॉइंट लिखें, तो फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है अब आपके सामने आ रहा है। लिखें कि when specified impurities are added to pure semiconductor comma conductivity
increases, conductivity increases, many folds, कई गुना बढ़ जाता है, many folds, FOLDS, many folds, full stop. This is called doping. This is called doping. This is called doping. DOPING. इसी को डोपिंग कहा जाता है, और जिसको मिलाते हैं उसको डोपेंट कहते हैं. जिसको मिलाते हैं वो डोपेंट है, प्रोसेस डोपिंग कहलाता है. ठीक है ना. एंड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एंड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और ये जो सेमीकंडक्टर है उसी को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है. ठीक है. अब ये भी दो तरह का होता है, लिख लीजिए. टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है. पहला है हमारे पास एन टाइप. एन टाइप. और दूसरा है हमारे पास पी टाइप. दो तरह का सेमीकंडक्टर होता है. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक एन टाइप और एक पी टाइप. ठीक है. अब इसमें पहला आप लिखिए एन टाइप. एन टाइप पी टाइप प्रीवियस क्वेश्चन है. एन टाइप सेमीकंडक्टर लिखिए. एन टाइप सेमीकंडक्टर. देखो इसमें क्या होता है कि जब कभी भी आप किसी प्योर सेमीकंडक्टर में कोई पेंटावैलेंट एटम को ऐड कर दीजिएगा तो जो सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है. लिख लें, हम समझाएंगे कैसे बन गया. लिखें आप एन टाइप सर कि हाँ कि इन दिस कॉमा पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज. पेंटावैलेंट जिसकी वैलेंसी 5 होती है. पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज ब्रैकेट में लिख लेना फास्फोरस आर्सेनिक. ये पेंटावैलेंट होते हैं, फास्फोरस और आर्सेनिक. आर्सेनिक ब्रैकेट बंद. आर एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर. आर एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. देखो क्या हुआ समझते हैं. एक कई बार बनाना पड़ेगा इसलिए डरना मत, बनाते रहो इसको. ठीक है. यहाँ हमारा कंडक्शन बैंड है ना. समझ में आ रहा है ना. देखो यहाँ है सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन. जर्मेनियम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का एक ही तरह का बनता है. ये है सिलिकॉन. अब यहाँ पे हमने कोई पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज ऐड किया जैसे कि एल्यूमिनियम. पेंटावैलेंट होता है. अब इसके पास कितने वैलेंसी हैं? 5. तो ये एक यहां से बना चुका है, एक यहां से बना चुका है, एक यहां से बना चुका है, एक यहां से बना चुका है. फिर भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है क्योंकि 5 वैलेंसी है, 4 बनाए, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके पास मौजूद है भाई साहब. अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको रूम टेम्परेचर पे लेके जाओगे या टेम्परेचर अभी दोगे भी नहीं, तब भी क्या ये इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ चला जाएगा. यानी कि इसके पास बिना किसी कारण के ही
इसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना। अब उसके बाद क्या करें, हीट देना शुरू कर दिया हमने। तो जैसे हीट देना शुरू किया, बॉन्ड टूटना फिर से शुरू हो गया। मान लो ये बॉन्ड टूटा, भाग के यहाँ चला गया, यहाँ होल बना दिया। यहाँ क्या बन गया, होल बन गया। उसके भागने से होल नहीं बनता है, और समझ में आ रही है ना, वो एक्स्ट्रा है। यहाँ से टूटने से, कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से होल बनता है। और यहाँ से ये भाग गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से टूटा तब गया। तो पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होल से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। तो यहाँ Ne जो होता है ना, वो मच ग्रेटर देन NH होता है। यहाँ Ne जो होता है वो मच ग्रेटर देन NH होता है। इस वजह से यहाँ जो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होता है वो होल के करंट से ज्यादा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं, क्योंकि ज्यादा करंट वही कंडक्ट कर रहा है। हियर इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, नोन एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नाम देते हैं, क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम भी याद रख लेंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नाम होता है। और होल को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं, होल को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आया ये वाला चीज क्या है? हाँ सर। चलो आखिरी की तरफ बढ़ रहे हैं, 2 मिनट और। नेक्स्ट लिखिए आप पी टाइप सेमीकंडक्टर। सर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरी यहाँ पे करता है, होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। पी टाइप, हाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसमें क्या किया जाता है देखना, लिख लो पहले फिर अब बताते हैं कि इन दिस ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटीज आर, देखो आप कि इन दिस ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटीज आर, इसी में से पी टाइप का है, पी टाइप का है। इन दिस ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटीज आर एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर are added to pure semiconductor, जैसे एल्युमिनियम, बोरोन, है ना, ये सब जो होता है ना वो ट्राइवैलेंट होता है। देखो सब कुछ वैसा, देखो यहाँ पे सब कुछ वैसा ही है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया इस बार, एल्युमिनियम के जगह पे यहाँ पे फास्फोरस के जगह पर एल्युमिनियम रख दिया, जिसकी वैलेंसी कितनी है 3। तो यहाँ से मान लो इसने बना लिया, यहाँ से इसने बना लिया, यहाँ से बना लिया, यहाँ से बना लिया, ठीक है। यहाँ से बात समझना, सब जगह से बना लिया ना। यस सर। कितना वैलेंसी है इसका? 3 है ना। एल्युमिनियम का 3 है ना। 3 है कि 4 है? 3 है सर। एल्युमिनियम का 3 होता है ना। हाँ एल्युमिनियम का 3 है ना। तो जैसे ही 3 तो बन गया, अभी इसका एक बाकी है ना, किसका? सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन क्या करता है,
क्या करता है कि इसका जो बॉन्ड है ना वही तोड़ देता है और वो इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ चला आता है। सर फिर से बताइए। मतलब इसका 3 है हाँ। तो एक सिलिकॉन को 4 चाहिए, 3 इसने कंप्लीट किया था, एक कमी था तो इसको एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना, कहाँ से लेगा? बगल वाले सिलिकॉन से, उससे लिया और वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके अपने आप से लाके बॉन्ड बना लिया। जैसे ही बॉन्ड बनाया तो यहाँ क्या बच गया? होल। यहाँ क्या बच गया? होल। यानी कि मटेरियल को अभी हीट हमने दिया भी नहीं है, तब तक इस मटेरियल के अंदर बहुत सारे होल मौजूद हैं। अब हम हीट देना शुरू करते हैं तो फिर उसी तरीके से इसका बॉन्ड टूटना शुरू होता है और इलेक्ट्रॉन जाना इधर शुरू होता है, तो नए नए होल्स बनते जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊपर में कैसे जाएगा सर? यहाँ पे तो सिलिकॉन का जो सर जगह खाली हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन इधर एल्यूमिनियम में आके जुड़ेगा सर। सर यहाँ पे जैसे कि इलेक्ट्रॉन सर यहाँ पे कमी हो रहा है ना एल्यूमिनियम। हाँ तो ले ली इलेक्ट्रॉन, ये कमी कहाँ हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का 3 वैलेंसी है ना, चौथा वैलेंसी पूरा करना है सिलिकॉन को, तो कैसे सिलिकॉन पूरा करेगा? अपने ही लैटिस के किसी और सिलिकॉन का बॉन्ड तोड़ के ले लेता है। तो मैंने बोला था ना कि जंप करते रहता है, होल बनेगा तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जंप मार देगा वहां पे। ये रिकॉम्बिनेशन वाला प्रोसेस चलते रहता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अभी मटेरियल को हीट नहीं दिया था तब भी इसमें होल मौजूद था, और तोड़ रहे हैं तो और होल बनता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या ज्यादा है? होल। किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो जो करंट ड्यू टू होल है वो इलेक्ट्रॉन के करंट से ज्यादा है, और इस वजह से यहाँ होल को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोला जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? याद रखिएगा P है पॉजिटिव, समझ लो किसको कौन मेजॉरिटी होता है कौन माइनॉरिटी होता है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक। P मतलब पॉजिटिव, N मतलब निगेटिव। P पॉजिटिव होता है तो मेजॉरिटी होल होता है और होल पॉजिटिव होता है, और N निगेटिव होता है तो उधर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखने के लिए आसान तरीका है, ठीक है? समझ गए? ये वाला बुक लेते हैं ना, ऑफिस में दे देना।